तज्जियाकार हैं राना कैसर साहब। राना साहब, वेलकम करते हैं आपको सुनो पाकिस्तान में। हमें ये बताइएगा कि आम पॉइंटर्स में बजट को अगर आप डिफाइन कर सके वो, ताकि आम आदमी की समझ में आए कि हुआ क्या है। देखिए, जैसे अभी अजीम ने बड़ा ब्रीफली इसको एक्सप्लेन कर दिया है। बजट के जो खद्दोखाल हैं हमारे सामने आ चुके हुए हैं। एक ऐसा बजट है जिसको हम कह सकते हैं कि एम्बिशियस टारगेट्स हैं इसके अंदर। अब ये देखना है कि ये टारगेट्स अचीव कैसे हो सकते हैं। कल हमारे वज़ीर ख़जाना ने जब ये बजट पेश किया तो उसमें उन्होंने कोई ऐसे टेंजिबल पॉलिसी मेजर्स हमें नहीं बताए कि ये बजट में जो टारगेट्स उन्होंने रखे हैं ये अचीव कैसे होंगे। सबसे पहली बात ये है। सेकेंडली, आप देखिए कि स्वीपिंग टैक्स रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं वो, जिसमें ख़ास तौर पे जैसे अजीम ने भी बात की सैलरीड क्लास एंड रियल इस्टेट। तो इसका मतलब है कि टैक्सिंग दी टैक्स्ड, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनको मजीद आप टैक्स लगा के टैक्स नट में उन्हीं के इर्द गिर्द जो है आप एक घेरा तंग कर रहे हैं। अब टैक्स ब्रॉडन की जब हम बात करते हैं तो आई कैन रिमेंबर एंड रिकॉल कि इन लेट 1990s वर्ल्ड बैंक ने FBR को रिफॉर्म करने के लिए फंडिंग की थी, और आप देख लीजिए कि ड्यूरिंग द लास्ट 25 ईयर्स आज तक हमें समझ नहीं आई कि वो रिफॉर्म्स कहाँ हैं। सेकेंडली, इस बजट में कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात नहीं की गई। प्राइवेटाइजेशन की बात तो की, लेकिन जो लॉस इनकरिंग स्टेट एंटरप्राइजेज हैं उनके हवाले से कोई क्लियर कट पॉलिसी हमारे सामने नहीं आई। एवरी गवर्नमेंट दैट कम्स इनटू पावर एंड ब्रिंग्स दिस बजट, उसमें ये बात ज़रूर होती है कि हम प्राइवेटाइज कर देंगे, हम ये कर देंगे। लॉस इनकरिंग जो हमारी स्टेट एंटरप्राइजेज हैं उनका जो बोझ हम पे है, जो पैरासाइट है, जो वाइट एलिफेंट है, उसको हम किस तरीके से वो बोझ ख़त्म करेंगे। सिर्फ एक बात आ जाती है जी कि पेंशन का बोझ हम पे बहुत बढ़ गया। यकीनी तौर पे पेंशन का बोझ है, लेकिन उसके लिए आपने ओवर द ईयर्स क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, क्या पॉलिसी लेके आए। तो अभी इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये बजट तो बड़ा हमें जिस तरह आपने कहा खसारे का बजट तो हमेशा ही होता है हमारा। राना साहब, एक बात तो क्लियर होगी कि ये बजट जो है ये अवाम दोस्त नहीं है। रिलीफ आम आदमी को इसमें कोई मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं मिलेगा इसलिए कि आप देखिए कि PDL जिसको हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कहते हैं, उसमें आपने 60 रुपये से 80 रुपये का इजाफा कर दिया। इसका मतलब है कि पेट्रोलियम गुड्स जो है उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगी। और हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जब पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ती हैं तो तमाम अशिया की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, और जब कम होती हैं तो वो वापस नहीं आती। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। और ये हमारा प्राइस कंट्रोल मेकनिज़म भी हमारे सिस्टम में मौजूद नहीं है। अच्छा, इसके बाद आप देखिए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो किसी भी मुआशरे में, किसी भी मुल्क में, किसी भी इकॉनमी में जब आप इकॉनमी को नी जर्क स्टार्ट देना चाहते हैं तो वो एक मॉडल है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आप एक्टिवेट करते हैं। हमारे पास मलेशिया की मिसाल है, हमारे पास टर्किया की मिसाल है कि आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन तो ऑलमोस्ट 40+ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो एक्टिवेट हो जाती है, जिससे रोज़गार के मौके पैदा होते हैं, आपकी इकनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है, और वो एक इकॉनमी का व्हील जिसे हम कहते हैं वो तेज़ी से चलना शुरू हो जाता है। अब आपने रियल इस्टेट के ऊपर जो एक स्वीपिंग टैक्स लगाया है, इससे तो आपके रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके ऊपर बहुत बड़ा एक बोझ पड़ेगा। लोग डर जाएंगे, इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात, जब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको पहले अपने यहाँ एक ऐसा माहौल पैदा करना होता है कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें। और जब आपके अपने लोकल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है तो फिर बाहर से आपके पास इन्वेस्टर नहीं आता। अब आप देखिए कि जैसे सीमेंट की प्राइस में इजाफा हो गया, फिर सैलरीड क्लास जो है उसके स्लैब्स में आपने इजाफा कर दिया, यानी आप जो रिलीफ दे रहे हैं 12 से बढ़ाकर 15% कर दिया टैक्स। जी। अब आप देखिए कि बात तो ये कर रहे हैं कि जी हमने सैलरी बढ़ा दी, जो 1 ग्रेड से 16 तक है, फिर 17 से 22 तक है, फिर पेंशन भी 15%, लेकिन इन रिटर्न आप उन आवाम से ले क्या रहे हैं, यानी स्पेशली द सैलरीड क्लास, जितना आप उनको दे रहे हैं उससे कई गुना आप वापस भी ले रहे होंगे। लिहाजा आपका आपकी जो बाइंग पावर है वो तो स्क्वीज होती हुई हमें नज़र आ रही है। इन्फ्लेशन भी बढ़ी है, टारगेट तो रख दिया कि जी हमारी शरह 12% होगी, लेकिन उसको अचीव आप कैसे करेंगे। ये देखें, ये जो बजट स्पीच होती है ये एक पॉलिटिकल गिमिक्स होते हैं हमेशा से। राना साहब, ये भी जो मुआशी एक्सपर्ट हैं वो ये भी बता रहे हैं कि बजट तो इस तरह से क्लियरली नहीं बताया गया, लेकिन जो बजट लैंग्वेज है वो ये बताती है कि कुछ सेल्स टैक्स एग्जम्पशंस जो थी कुछ सेक्टर्स में अब वो रिवोक की गई हैं, ताकि जो इनकम है वो बढ़ाई, रेवेन्यू जो है वो बढ़ाया जा सके, जिसके अंदर आपका हेल्थ सेक्टर है, पोल्ट्री बताया जा रहा है। तो जब ये एग्जम्पशंस उठाई जाएंगी तो फिर इन चीज़ों की कीमतें ऊपर जाएंगी, महंगाई तो बढ़ेगी सर। डेफिनेटली, देखिए देयर इज़ नो चॉइस। अगर इसको हम थोड़ा सा इस तरह डिफाइन कर लें कि ये एक ऐसा बजट है, क्योंकि IMF इज़ द ओनली लेंडर
जिससे वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट जिसको हम कहते हैं, ये सारी प्री कंडीशंस हैं जो आपकी आईएमएफ के साथ जो टॉक्स हो रही हैं उस हवाले से। अब ये आईएमएफ को सेटिस्फाई किया जाएगा इस बजट के ज़रिए कि जनाब हमारे ये टारगेट्स हैं एंड वी विल डू दिस, वी विल डू दैट, तो आप हमारे साथ आगे बढ़िए मुज़ाकरात में। तो बेसिकली ये इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि आईएमएफ डिक्टेटेड एक है बजट का बोझ हमारे अवाम पे पड़ेगा, जिनके पास आगे रिलीफ नज़र नहीं आता, हमें बिल्कुल नहीं आता। अगर कोई कहेगा जी कि हम रिलीफ दे दें, यस आई वुड एग्री कि हमारे पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड है, रादर आई वुड से देयर आर नो चॉइसेस स्वाय आईएमएफ के पास जाने के। लेकिन राणा साहब अब देखिए ना, अब सैलरीड क्लास के ऊपर अगर मजीद टैक्स लगा है तो चॉइसेस तो सैलरीड क्लास के पास भी नहीं है। आप इस हवाले से क्या कह सकते हैं, क्योंकि सरकारी महकमों में तो आपने देखा है कि किस तरह से ये अनाउंस किया जाता है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा होता है, जबकि प्राइवेट सूरत हाल आपके सामने है। तो जब मजीद उन पर टैक्स लगेगा जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, तो फिर मामला किस जानिब जाएगा सर? फिर तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी माशरे में। जी अजीम, मैं आपसे अभी यही कह रहा था कि जब हमारा ये सैलरी क्लास पे ही जब आप टैक्स लगाएंगे, आप कह रहे जी कि हम टैक्स नेट भी बढ़ाएंगे, लेकिन वो टैक्स नेट हमें आज तक बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया। सिर्फ यही पता होता है कि कुछ लोग आ जाते हैं जो फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। दुनिया भर में कहीं नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ यह नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट है। देखिए टैक्स तो सब ने देना है, लेकिन टैक्स किस तरह दिया जा रहा है, टैक्स किस तरह कलेक्ट किया जा रहा है, ना आपका टैक्स कलेक्शन के ऊपर तज्जिया लेते हैं। राणा साहब साथ ही रहिएगा, माहिर मईशत डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने भी हमें ज्वाइन किया। इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टैक्स कलेक्शन पर बात हो रही है, एफबीआर की कैपेसिटी के मुतालिक अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि इतनी काबिलियत है कि टैक्स इकट्ठा किया जाएगा? नहीं, एफबीआर टैक्स तो देखें कलेक्ट करता ही है, और वो उसके लिए बेसिकली जो टैक्स की कलेक्शन होती है वो डिपेंड करती है कि कुछ इंडिकेटर्स पर डिपेंड करती है कि आपकी इन्फ्लेशन का रेट क्या है, आप नए टैक्सेस कितने लगा रहे हैं। तो उन्होंने अपने हिसाब से कोशिश तो की है कि कुछ टैक्स मेजर्स ऐसे लिए हैं, लेकिन उसको जो भी टारगेट है उसको अचीव करना प्रॉब्लम होगा इस साल एफबीआर के लिए भी, जिसकी वजह ये है कि एक तो इन्फ्लेशन कम हो रही है, ठीक है जी, और दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई इतनी बूस्ट करने का तो इसमें प्रपोजल नहीं है बजट में। तो इसलिए जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट जो दिया गया है एफबीआर को, उसे अचीव करना उनके लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। डॉक्टर साहब, आइंदा माली साल के बजट की अगर हम बात करें तो बजट में टैक्स वसूली का हदफ 12,970 अरब रुपए रखा गया है। क्या हुकूमत टैक्स नेट बढ़ा पाएगी या हदफ किस तरह से मुकम्मल कर पाएगी? देखिए, ये जो हम ये समझते हैं ना कि सिर्फ टैक्स नेट बढ़ाने से टारगेट्स अचीव हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट पे हैं वो वही हैं कि जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, और जो टैक्स नेट को बढ़ाना है वो एक सेपरेट ऑब्जेक्टिव है, उसको हम टारगेट अचीव करने के साथ लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि जो है टारगेट अचीव होता है कुछ और चीज़ों से। टैक्स नेट बढ़ाना एक वैसे फेयरनेस के लिए और इक्विटी के लिए जरूरी है। डॉक्टर साहब, अभी टारगेट अचीव करने की आपने बात की, अभी पिछले दिनों में हमने देखा एफबीआर ने जो मैयर लिया सर, जो सिम्स बंद करने वाला ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा फाइलर हो सकें, उसको तो ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिली सोसाइटी में। उसको अप्रिसिएशन मिलनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि देखें ना, टैक्स अगर आपने नेट बढ़ाना है, कुछ लोग आपके कानून को फॉलो नहीं कर रहे, तो उसके लिए आपके पास टैक्स लॉज में ऑलरेडी बड़ी पावर्स मौजूद हैं। आपने कैसे नोटिस देना है, कैसे उनकी असेसमेंट करनी है, ये तो एक ड्रैकोनियन मेजर है। और बेसिकली अगर इसे आप गौर करें तो ये एफबीआर की नाकामी का एतराफ है कि जी हम अपने कानून के मुताबिक तो लोगों को टैक्स लॉज की कंप्लायंस करने पे मोटिवेट नहीं कर सकते, और इसके लिए हम जो उनकी बेसिक जो राइट्स हैं कि कैसे आपने आप जो कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स गारंटी करता है, फंडामेंटल राइट्स, हम उनको वायलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आपकी हमने शहरियत के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हमने खत्म कर देना है। राणा साहब, एक हमने ये देखा कि एक इससे फैक्ट सर कि एक बड़ी तादाद में नौजवान तबका है जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहा है और अब जॉब मार्केट में आ रहे हैं, वो रोजगार की तलाश में है। फिर एक ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट हम सबके सामने आया कि जितनी बड़ी तादाद में लोग, आपके सामने भी खबरें आती होंगी, वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, किस मुल्क से जाना चाह रहे हैं। अब जब इस तरह बजट आएगा, उसके बाद मजीद टैक्सेस लगेंगे, मजीद प्रेशर आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो आपको क्या लगता है कि इसमें मजीद इजाफा होगा या कोई सिल्वर लाइनिंग है? देखिए अजीम, आई डोंट सी एनी सिल्वर लाइनिंग, रादर आई वुड नॉट सी इवन अ येलो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल।
उसकी रीज़न ये है कि ओवर द ईयर्स हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी कि आपके यहाँ प्राइवेट सेक्टर में जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आए हैं और जिस तरह बच्चे बाहर आ रहे हैं डिग्रियां लेके, उनके लिए जॉब क्रिएशन की तरफ तवज्जो नहीं की गई। नेचुरली जब जॉब क्रिएशन नहीं होगी, डिसअपॉइंटमेंट होगी, बच्चे कहीं ना कहीं रास्ता तलाश करेंगे और वो पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, जैसे आप ब्रेन ड्रेन कह रहे हैं। जॉब क्रिएशन के साथ कैपिटल जनरेशन भी की तरफ भी तवज्जो इस मुल्क में नहीं की गई, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तवज्जो। अभी आप देखिए ये बड़ा बात कर रहे हैं कि एक जिस तरह हम एम्बिशियस टारगेट है हमारे बजट के, इसमें आप बेसिकली जो टारगेट है वो फिस्कल गैप को नैरो करने का है कि आपका फिस्कल गैप जो है नैरो हो। अच्छा, एक्सपोर्ट जो है उसके ऊपर बढ़ाने के लिए कोई ख़ास तवज्जो नहीं है, आपका ट्रेड डेफिसिट अपनी जगह मौजूद ही रहेगा और बढ़ता चला जाएगा। सेकेंडली आप ये देखिए कि ये जो बात कर रहे हैं कि हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे, उसके लिए हमारे पास कोई टेंजेबल पॉलिसी इन प्लेस नहीं है, ना ही वज़ीर ख़जाना ने अपनी बजट स्पीच में कोई इसका जिक्र किया कि कोई ऐसी लेजिस्लेशन होगी, कोई रिफॉर्म्स लेके आएंगे, किसी किस्म का जिक्र नहीं है। लिहाजा ये सारी बातें ऑल इन द एयर, एक डे ड्रीमिंग नज़र आ रही है मुझे। ये इसका इम्प्लीमेंट होना वो मुश्किल है। लाइक यानी पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई सुकून की सांस नहीं है, मतलब वो ठंडी हवा का झोंका नहीं भर सकते। देखिए अवाम उसके लिए इसलिए नहीं है कि आपने जो आपकी कॉस्ट कटिंग है वो कहाँ है इस बजट में। आपने टैक्स रेवेन्यू की तो बात कर दी, हम बढ़ा देंगे, बड़ा एम्बिशियस टारगेट अबाउट 40% इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट ईयर, लेकिन आपने कॉस्ट कटिंग कहाँ की? ये तो बताइए कि आप अभी देखिए कि बरतानिया में 90 गाड़ियां हैं हुकूमत के पास, हमारे पास 90,000 प्लस गाड़ियां हैं। उसका पेट्रोल कौन बर्दाश्त कर रहा है, उनकी मेंटेनेंस कौन कर रहा है? क्या आपने ऑस्टेरिटी की बात होती है, एक वो गिमिक है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ जाती है हुकूमत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और ये सारा, लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिकल स्टेप कोई नहीं लिया जाता। इकबाल साहब आपकी जानिब आऊंगी। पाकिस्तान अब तक IMF से 24 ले चुका है, ये 25वां प्रोग्राम है जो लेने जा रहा है, जिस पर बात होगी। तो आप क्या समझते हैं कि IMF प्रोग्राम से मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी या मजीद आवाम पर बोझ पड़ेगा? IMF का मकसद ये नहीं होता, जैसे जो हमारे कलीग आपके प्रोग्राम में है उन्होंने कहा था कि इट इज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो IMF तो एक आप ये समझ लें कि वो जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है उसके लिए होता है। IMF का मकसद ये नहीं है कि आपकी इकोनॉमी को ग्रोथ लाए या लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। जी, तो हाँ जी, हम जो है ना एक तरह से वेंटिलेटर पे हैं, जो कि हम IMF के पास जा रहे हैं। और दूसरा हमें ये समझने की जरूरत है कि जब हम IMF के पास जाते हैं तो एक तरह से आपकी सॉवरेनिटी आप अपनी जो है वो उसको खत्म कर रहे हैं। आपने जो भी बजट में चीजें देनी है वो IMF की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए देनी है, और IMF का बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि लोगों के लिए कोई जो रिलीफ। इकबाल साहब आपने दुरुस्त फरमाया सर कि IMF का मकसद बुनियादी तौर पर सोचने की, जी असल में हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें स्टेज पे पहुंचे क्यों हैं। हमें स्टेज पे पहुंचे हैं जो सक्सेसिव पुराने हम जो भी पॉलिसीज फॉलो करते रहे हैं, जिनकी वजह से हम एक तरह से वो जो है ना ICU में पहुंच गए हुए हैं। और इसमें अगर हम ये सोचें कि इस सूरत हाल में कोई रिलीफ दे पाएगी, वो एक पॉलिटिकल नारा तो हो सकता है कि अवाम को रिलीफ देनी है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इकबाल साहब अभी आपने फरमाया सर कि निकलते नहीं। IMF जो है वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट का एक नाम है कि जब मईशत ICU में पहुंच जाए तो फिर IMF का सहारा लिया जाता है। दुरुस्त फरमाया सर आपने। अब अगर हमने इकोनॉमी को अपनी राइट ट्रैक पर लेके आना है तो सर 3 मेजर सेक्टर्स हमारे पास, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडस्ट्री की हालत आपके सामने, लाइट पूरी नहीं आ रही है, लोग प्रोडक्शन महंगी हो रही है, तो एक्सपोर्ट तो दूर की बात है, इंपोर्ट करना भी मुहाल है, डॉलर्स नहीं है। फिर दूसरी बात है सर, एग्रीकल्चर सेक्टर वाइड सेक्टर था जिसने भी परफॉर्मेंस शो की, बम्पर क्रॉप हुई, उसके साथ जो हुआ वो भी आपके सामने है। तो फिर इकोनॉमी राइट ट्रैक पे कैसे आएगी सर? जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि इसका कोई शॉर्ट टर्म या कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं हो सकता कि रातों रात सूरत हो जाए। हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है कि जब भी हमने बेहतरी की तरफ जाना होता है तो एक कंटिन्यूअस मेहनत करनी पड़ती है। कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपको प्रॉब्लम से निकाल के तो एक बेहतर सूरत हाल में ले जाए। तो एक कंसिस्टेंट मेहनत करने की जरूरत है और ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट्स करने की जरूरत है। और उसके लिए जो इस वक्त हमें कंसिडर करना चाहिए कि क्या ये बजट जो है उस समय बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए कोई रोड मैप दे रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारे दूसरे कलीग बता रहे हैं कि शायद नहीं है इसमें।
इसमें हमें इस पे गौर करना चाहिए, गवर्नमेंट को दोबारा शायद रिलीफ ड्राइंग के लिए बोर्ड पे आवाम जाके तरसी हुई है, लेकिन तो इस बजट पे के बाद गौर करना रिलीफ तो नहीं है, तकलीफ जरूर नजर आ रही है। राना साहब आपकी जानिब आऊंगी। मैं ये पढ़ रही थी अखबार में कि बजट 2024 तरक्याती मंसूबों के लिए 1400 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हर साल होते हैं, ये कहाँ पर लगते हैं तरक्याती मंसूबे? कभी नजर तो नहीं आए हमें, क्या ये जेबों में जाते हैं? देखिए हमारे सियासतदानों की सियासत में से अगर सीमेंट सरिया बजरी निकाल दे तो इनकी सियासत कोलैप्स हो जाती है। तो सिर्फ हमें सड़कें बनने में वो एक दफ़ा बनती है, दूसरी दफ़ा बनती है, तीसरी दफ़ा बनती है, ठेकेदारों के पास ही चला जाता है। अब आप देखिए कि अगर आप ये बात करें कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड ये कहाँ जा रहा है, तो नॉर्मली ये होता है कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बहुत सारा बजट ऐसा जो कि लैप्स हो रहा होता है, वो कहीं खर्च नहीं होता, वो वापस चला जाता है। और वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्ट्रेटजी एंड लैक ऑफ पॉलिसी, और उसके अंदर आपके पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क नहीं होता, कोई रोड मैप नहीं होता कि आपने कौन कौन से एरियाज़ को लेके जाना है, आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट आपके पास नहीं होती। अभी ये डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं कि रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जिसको जो बात मैं कर रहा हूँ कि हमारे पास लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है, हम एडहॉक पे काम कर रहे होते हैं। आज का काम आप कर लीजिए, कल आने वाला दिन देखा जाएगा। हमारे पास कोई मिड टर्म पॉलिसी नहीं है, हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं। कहने को तो 5 ईयर प्लान होता है हमारे पास, लेकिन आप देख लीजिए कि अगर इन प्लान्स के ऊपर काम हो रहा होता तो आज हम बैठ के ये बात ना कर रहे होते कि हाउ टू रिगल आउट ऑफ दिस सिचुएशन। राना साहब, सेहत के मामलात की अगर बात करें तो बहुत जरूरी है, सेहत सबसे पहले है। हम ये देख रहे हैं कि सेहत के हवाले से 27 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। देखिए यही एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि आप अपनी जीडीपी का कितने % जो है वो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर लगा रहे हैं। अब तो एक और भी हमारा बहुत बड़ा जो क्राइसिस है वो क्या है, वो आपका एनवायरनमेंट भी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी देखिए प्रायोरिटीज़ ही दुरुस्त नहीं है कि आपने करना क्या, नेशन बिल्डिंग करनी है या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, आपने ह्यूमन रिसोर्स में डेवलपमेंट करनी है, आपको प्रायोरिटाइज करना होगा। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें हम पॉलिटिकली ब्लैकमेल की वजह से पैसे लगाए चले जाते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि जी आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं, आप कब तक ये पैरासाइट बर्दाश्त करेंगे। सेकेंडली देखिए, आई एम फॉर द वेलफेयर स्टेट, ठीक है, मैं चाहता हूं कि लोगों को उनकी वेलफेयर के लिए हो, लेकिन ये कोई परमानेंट बैगिंग बॉल अगर आप लोगों को पकड़ा देंगे तो उससे ये कौम कभी भी तरक्की नहीं करेगी, लोग कभी खुशहाल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल BISP, यस दैट इज़ अ गुड इनिशिएटिव, बट आपको किसी न किसी स्टेज पे जाकर ये सोचना पड़ेगा कि हमें इसको ख़त्म करके जॉब क्रिएशन की तरफ जाना है, लोगों को सेल्फ फाइनेंसिंग पे, सेल्फ रिलायंस पे लेके जाना है। अब कब तक ये 450-500 अरब रुपया सालाना उस तरफ लगाते रहेंगे, इंस्टेड कि आप कोई प्रैक्टिकल काम करके ग्रेजुअली इसको ख़त्म करें और लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करें। तो हमारी पॉलिसीज ही दुरुस्त नहीं है, राइट जिसको कहते हैं डायरेक्शन लेस है हम। तो हम एडहॉक पे काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, अपना पॉलिटिकल जो कैपिटल है उसको सिक्योर करने के लिए हम इस तरह की गिमिक्स करते हैं। अब कल की स्पीच अगर आप देख लीजिए कि एक लेमैन भी जब उसको पढ़ेगा तो वो उसको ही नजर नहीं आएगा, उसको एक क्लीशे है, एक क्लीशे स्टेटमेंट है जो कि हर फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो आता है और वो पढ़कर चला जाता है। उसकी इंप्लीमेंटेशन दैट रिमेन्स द इशू। इकोनॉमी को राइट ट्रैक पर लाने के लिए SIFC का क़याम अमल में लाया गया था और अच्छी परफॉर्मेंस रही SIFC की भी। फिर हमने देखा कि हालिया दिनों में दौरा किया गया सऊदी डेलीगेशन की जानिब से, उनकी बड़ी जो अहम शख्सियात हैं वो पाकिस्तान आई, बड़े इंपॉर्टेंट मुआहदे हुए। तो अगर ये मामलात आगे बढ़ते हैं, इस तरह से कोई फाइनेंस या कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती है, तो फिर मामलात बेहतर होते नज़र आते हैं आपको? देखिए मामलात तो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। व्हेन आई से दिस, आपको ऑस्टेरिटी की जो बातें, जो नारे लगाए जाते हैं खोखले, उनको ख़त्म करना होगा, आपको प्रैक्टिकली उस तरफ जाना होगा। राइट साइजिंग की अब कल प्राइम मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में बात की है। तो राइट साइजिंग का फ्रेमवर्क क्या है आपके पास, आपने क्या करना है, क्या रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, ब्यूरोक्रेसी में क्या करनी है, कोई हमारे पास रोड मैप नहीं है। सिंपल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्लीशेज हैं, इन क्लीशेज की बुनियाद पर हम स्पीचेस करते हैं और वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देकर हम चले जाते हैं। प्रैक्टिकल रोड मैप। लास्ट में अपना कमेंट दे दीजिएगा, ये बजट IMF की तजावीज़ के मुताबिक बनाया गया, ये कहना है? जी एब्सोल्युटली, मैंने तो इन द वेरी बिगनिंग मैंने आपसे ये कहा था कि ये प्री कंडीशंस हैं, जो चूंकि हम IMF के साथ एक प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं, टॉक्स हो रही है, हमें तो ये हमने उनको बताना है। जरूरत है हमें, हमारे इतने बड़े वज़रा के प्रॉपर जिस तरह से वो जनाब चल रहे होते हैं और सारे बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, फिर क्या ज़रूरत है? अगर सब कुछ हमें IMF के मुताबिक ही करना है, उनकी तजावीज़ पे ही चलना है।
देखिए हमारे पास चॉइसेस नहीं है ना, दैट्स व्हाई आई से कि हमारे पास लिमिटेड, बल्कि नहीं यूं कहूंगा कि देयर आर नो चॉइसेस। उसकी वजह यह है कि आज जिस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं, कभी किसी ने सोल सर्चिंग नहीं की कि अगर हम पहुंच ही गए हैं किसी वजह से तो हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, वो नहीं है। बस सिर्फ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे हर दफ़ा हर 5 साल बाद हम IMF की तरफ जाते हैं और उसके अलावा हमारे पास कोई चॉइसेस नहीं है।